इसीलिए हमको मार्केट पे ना देखकर, ध्यान देकर हमें किसानों पे ध्यान देना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कुछ तो अर्थ जाएगा ना। 100% ऑर्गेनिक तो आ ही नहीं सकता। आप कौन होते हो बीच में घुसने वाले जो 50 रुपए का 5,000 रुपए लेके किसान को 50 रुपए दोगे? नमस्कार। आज इस कार्यक्रम के तहत हम लोग आज बात करने वाले हैं कि जैविक खेती पर जैविक खेती अगर हम करते हैं तो उसका हमारे समाज पर, हमारे शरीर पर, मन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या हम लोग अगर जैविक खेती अपनाते हैं, जैविक खेती का, क्योंकि देखिए बात ऐसी कि जैविक खेती के नाम पर नारे लगाने से और जैविक खेती के नाम पर आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। हर एक मनुष्य को अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा, उसको अपना टेस्ट बदलना पड़ेगा। सुंदर दिखने वाली चीज़ों को और आकर्षक दिखने वाली चीज़ों को छोड़कर उसको अपना ये समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें सुंदर नहीं दिख रही लेकिन स्वादिष्ट हैं, उन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ये जब खरीदार का जब मन बदलेगा उस समय जो है वो निश्चित रूप से जैविक किसानों को, जैविक खेती को फायदा मिलेगा। जैविक अगर किसान करता है और उसको उत्पाद अगर मार्केट में बिकता नहीं है, आप लोग पसंद नहीं करते, हम लोग पसंद नहीं करते हैं, तो क्यों वो जैविक उत्पाद पैदा करेगा? अगर उसका प्रोडक्ट बिकता है तो वो जैविक उत्पाद पैदा करेगा। आवश्यकता ही आवश्यकता की जननी होती है। अगर आवश्यकता जैविक खेती की होगी, जैविक प्रोडक्ट की आवश्यकता मार्केट में होगी, तो किसान उसके लिए कुछ भी करके ये प्रक्रिया अपने खेत में जैविक खेती करेगा और जैविक उत्पादों को मार्केट में लाएगा। तो इसी संदर्भ में आज पंकज जी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अगर किसान जैविक खेती करता है तो जैविक खेती करने से समाज पर और मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? विवेक जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। मैं विवेक जी ये कहना चाहूँगा कि जो आज के समय में जिसको हम जैविक कृषि कहते हैं, एक्चुअली में जैविक कृषि नहीं, ये हमारी प्राचीन पद्धति थी कृषि की। जब हरित क्रांति जब स्टार्ट हुआ तो उस समय साइंटिस्ट पे, वैज्ञानिकों पे बड़ा प्रेशर था कि उपज बढ़ाओ, उपज बढ़ाओ, उपज बढ़ाओ। बाहर की कंपनीज का बहुत ज्यादा फोर्स था कि यूरिया, डीएपी, कीटनाशक डालने के लिए। तो उन्होंने यहाँ पर यूरिया, डीएपी वगैरह किसानों को डालना चालू कर दिया। उपज बढ़ गई, लोगों को मिलने लगा, ज्यादा कम जमीन में ज्यादा उपज आने लगी, लोगों को बड़ा मजा आने लगा, पैदावार अच्छी होने लगी और हाइब्रिड बीज आने लगे, सब कुछ हो गया। लेकिन जब लोगों को धीमे धीमे पता चला कि अरे ये तो खाने के बाद हमारे शरीर में इस तरह से विकार आ रहे हैं और ये हमें नुकसान कर रहा है, तो ये जैविक कृषि की बात आई। जैविक कृषि और कुछ नहीं, हमारी प्राचीन कृषि पद्धति है। प्राचीन कृषि पद्धति में हम किसी भी चीज का बिना सपोर्ट लिए हम खेती करते थे। बैलों के माध्यम से खेती करते थे। गोबर, गाय का गोबर, भैंस का गोबर जो भी होता था, कूड़े में बनाकर, कूड़ा कचरा जो भी है उससे अपना बनाकर हम लोग खेती करते थे। और हमारे पास सारे संसाधन हुआ करते थे, उससे हम खेती करते थे। हमें बाजार से कुछ भी नहीं खरीदना होता था। वो हमारी, आज उसको हम जैविक कृषि बोल रहे हैं। जो हमारी पद्धति थी उसको हम जैविक कृषि बोल रहे हैं। तो उसका प्रभाव तो अच्छा है ही है, उसका प्रभाव तो अच्छा ही है। अब डिपेंड करता है कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों को ये पढ़ाया जाता था स्कूल में कि भारतवर्ष का मुख्य व्यवसाय क्या है। भारतवर्ष का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो कृषि था। कृषि था, मुख्य व्यवसाय कृषि था। हम लोग जो क्या क्या करते थे कि कृषि, हमारे 70% आज की डेट में भी जनता गांव में ही रहती है हिंदुस्तान में।
भले वो लोग आ जाते हैं लेकिन जमीनें तो हैं गाँव में। तो इसलिए हमारा कृषि प्रधान देश हुआ करता था, हमारा मुख्य व्यवसाय कृषि था, उसी के माध्यम से हमारा जीवन यापन होता था। हमने उसको छोड़ दे दिया कुछ कॉर्पोरेट घरानों को और अपने को बेच दिया उनको, उनके हिसाब से, मार्केट के हिसाब से चलने लगे। पहले हमने यूरिया डीएपी डालकर अपने शरीर को नुकसान किया, उसके बाद से अपने शरीर को दे दिया डॉक्टरों के हवाले, फिर वो दवाइयों से नुकसान किया। तो कुल मिला के हमारी जो व्यक्तिगत स्थिति थी, चाहे वो पैसे रुपए की हो और चाहे वो शरीर की हो, सब खराब हो गई। तो हमको ये स्विच ओवर करना है, तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे हम बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगे। अब रही बात ये कि हमारा कृषि, जब हम जैविक कृषि करेंगे तो उस उत्पाद के माध्यम से हम कैसे अपने को जिंदा रखेंगे, तो उसके लिए फाइट करना है। इसीलिए हमारे ऊपर अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा, खराब पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हमारी ये प्राचीन पद्धति है कृषि। ये जैविक कृषि, हमारे नाम जैविक कृषि, जैविक कृषि, जैविक कृषि देते, जैविक कुछ भी नहीं है। हमारी प्राचीन कृषि पहले की पद्धति जो हम जिसको फॉलो करते आ रहे हैं उसी को दोबारा फॉलो, वही हमको दोबारा करना है। तो वो जो दुष्प्रभाव हो रहा है ना, वो खत्म होके अच्छा प्रभाव पड़ेगा इसका। एक सवाल मेरा पंकज जी आपसे रहेगा कि किस तरह लोगों को कन्विंस किया जाए, किसान को कन्विंस किया जाए जैविक खेती की तरफ बढ़ने के लिए, या तो जरूरत और डिमांड पैदा की जाए, या फिर किसान को कहा जाए कि ये करने, किसान ऐसे करेगा नहीं तब तक उसको मार्केट में लाभ मिलेगा नहीं। तो क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए जिससे जैविक प्रोडक्ट मार्केट में अधिक से अधिक बिके और लोगों की आम जन तक पहुंचे? विवेक जी, आज की डेट में जैविक कृषि की डिमांड अपने आप, जैविक प्रोडक्ट की डिमांड अपने आप बहुत तेजी से बढ़ी है। लोग अच्छा खाना चाहते हैं, वो स्लोगन है ना, ईट हेल्दी थिंक हेल्दी, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा आप अनाज खाएंगे वैसी आपकी सोच बनेगी, वैसे ही आपका कार्य रहेगा। तो ईट हेल्दी और थिंक हेल्दी, ये स्लोगन पे आज हिंदुस्तान चल रहा है। तो मार्केट बनाने की बात ही नहीं है। बस प्रॉब्लम एक जगह पर है, जो विवेक जी, जो हमको समझ में आता है और चूंकि हम भी काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमने पिछले 50 सालों में अपनी जमीनों की स्थिति बड़ी खराब कर दी रसायन डाल डाल के। तो पीएच वैल्यू जो है वो बहुत घट गई है। जमीन 1 बीघा से आधा बीघा रह गई, 50% डैमेज हो चुकी, बंजर हो चुकी, उत्पाद वैसे ही घट गए। नीचे के माइक्रोबियल एक्टिविटीज जो होती हैं वो सब खत्म हो गई, तो उत्पादन हमारा कम हो गया है। हम टोटल रसायन पे चले गए, तो रसायन पे चले गए। अब हम एकदम से स्विच करेंगे तो हमारी पैदावार तो कम होगी, जमीन ज्यादा है और पैदावार हमारी कम होगी। हमारे पास बैल नहीं है, हम ट्रैक्टर से जोतेंगे, हमारा लेबर लगेगा, खर्चा बढ़ेगा। 9 की लकड़ी 90 खर्च। ये इस बात पे तो हम, अगर सपोज करो कि हमने 100 रुपए का उत्पादन किया, 100 रुपए लगाया और हमारे पास इनपुट लगा हमारा 100 रुपए और आउटपुट आया हमारा 110 रुपए, तो हमारे इनकम हुई सिर्फ 10 रुपए। और वही रासायनिक खेती में हम अगर 100 रुपए लगाते हैं तो हमारा पहुंचता है 150 रुपए, 40 रुपए का बेनिफिट हमको होता है। तो किसान हमेशा उधर ही जाएगा, उसको ये मतलब नहीं है कि वो क्या ले रहा है, क्योंकि सबको पैसा चाहिए तो किसान को भी चाहिए, उसके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी ही चाहिए। तो हमें इधर ना देखकर हमें किसानों के बीच जाके काम करना होगा। और सबसे बड़ी चीज एक बताएं, आज लोग, आप कोई भी जैविक प्रोडक्ट लेके जाइए, लूट मच जाएगी, बस ऑथेंटिक होना चाहिए, सामने वाले को लगे कि हाँ ये सही है। आप अगर 100 रुपए की चीज भी है ना, आप अगर 300 रुपए में भी दोगे ना तो सामने वाला लेगा। क्यों? क्योंकि 200 रुपए उसको महंगा जरूर पड़ रहा है, लेकिन 200 रुपए की जगह जो महंगा पड़ रहा है वो 1000 रुपए जो डॉक्टर ने देगा ना वो बचेगा, तो उसको महंगा नहीं पड़ रहा है। ये किसान को हमें बताना पड़ेगा कि भैया आप उत्पादन करो और इस हिस्से से बेचो। इसमें कुछ मंडी समितियों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, छोटे छोटे जोन्स बनाने पड़ेंगे, ग्राम, ये क्या कहते हैं, ग्राम स्तर पे काम करना पड़ेगा, किसानों का एक बनाना पड़ेगा, सहभागिता बनानी पड़ेगी। ये सब बना के, सोसाइटीज बना के किया जा सकता है।
किसानों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। आज देखिए, किसान अगर पैसे की तरफ भाग रहा है उसकी गलती नहीं है, उसको भी तो पैसे चाहिए ना, उसको भी अपना परिवार चलाना है। इसीलिए हमको मार्केट पे ना देखकर, ध्यान देकर हमें किसानों पे ध्यान देना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन। जिस दिन जैविक प्रोडक्शन होने लगेगा ना, मार्केट अपने आप पकड़, मार्केट की चिंता नहीं, क्योंकि ये माहौल वातावरण तैयार है। हर आदमी जान गया है कि रिफाइंड खाने से बीमार पड़ेंगे, मिलावटी का सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल, कोई भी आइटम उठा लीजिए बिना मिलावट के है ही नहीं। घी 550 रुपए किलो, कौन कहा 550 रुपए किलो घी मिलता है? संभव नहीं। आप दूध की कॉस्टिंग निकालोगे तो 1800-2000 रुपए निकलेगी कॉस्टिंग। कहां से? मिलावट का है, चर्बी वाला। तो ये हर व्यक्ति जानता है कि हम मार्केट से जो लेकर आ रहे हैं वो खराब। इसलिए लोग क्या करते हैं, शहरों में जहां मैं बता रहा हूं कि लोग जाते हैं गांव में और किसानों से सीधे कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद अनाज उठा लीजिए, जैसे सरसों लेना है, सरसों का तेल पिलाना है, सरसों अपना उठा लाए और अपना पिलवा लिया। लेकिन वो सरसों शुद्ध तो मिल गया उनको, लेकिन वो रासायनिक होती है। ऐसे ही जो है, जब हम सीधे उत्पाद उठाने लगेंगे, इसके लिए हमें मंडी समितियां ऑर्गेनिक की तैयार करनी पड़ेंगी, जो किसानों को एश्योर करेंगी कि ये माल आप यहाँ पे दे दीजिए, आपको इतना रेट तय है, आपको ये मुनाफा मिलेगा। जो 40 रुपए आपको वहां मिलता था वही 40 रुपए में। तो हमको किसानों को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा और ये होगा, ये होगा। मेरा अहम सवाल आज के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है कि अगर हम मान लीजिए सब कुछ कर भी लिया हमने, हम देख रहे हैं कि आजकल जैविक का कितना जोर चल रहा है, लेकिन ये कैसे आप भरोसा करेंगे कि वो उत्पाद जैविक है ही? क्योंकि बहुत सारे चीज जगह ऐसा हो रहा है कि वो जैविक के नाम, मतलब केमिकल के नाम में जैविक बेचा जा रहा है। स्वाद में और उसमें अंतर कैसे महसूस करेंगे? क्या तरीका है जिससे हम लोग उसको डायग्नोस करेंगे कि जैविक प्रोडक्ट है? विवेक जी, ये बहुत महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है। हम तो इसको देखिए व्यापारी क्यों बोलते हैं, एक्चुअली हर आदमी पैसा कमाने के चक्कर में है, और व्यापारी वर्ग तो एन केन प्रकरण किसी तरह से पैसा कमाना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैविक के नाम पर कुछ भी उत्पाद बेच देते हैं और अच्छे दाम ले लेते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि वो जैविक है कि नहीं है? कैसे इंश्योर करेंगे? उसके लिए गवर्नमेंट ने अपना हर जिले स्तर पर एक एजेंसीज बना रखी हैं। अगर उस तरह से जाएंगे, एजेंसीज बना रखी हैं जो ये अप्रूव करती हैं कि ये उत्पाद जैविक है कि नहीं जैविक है। उसके लिए क्या होता है कि आपको जाके संपर्क करना पड़ेगा, कृषि विभाग से संपर्क करना पड़ेगा, किसानों की कितनी जमीन में आप जैविक उगाना चाहते हैं वो किसानों को एनरोलमेंट करना पड़ेगा। मिट्टी का परीक्षण होगा कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, उसके जो मेड़ है कि बगल वाले खेत में कौन सा प्रोडक्ट बोया जा रहा है और उसका पानी एवोपरेट होके या उसकी चीजें एवोपरेट होके इस फील्ड में ना आए। ये सब एजेंसीज इंश्योर करती हैं। इंश्योर करने के बाद सपोज करिए कि आपने 5 एकड़ में सरसों का ले लिया प्रोग्राम कि हम 5 एकड़ में कराना चाहते हैं, किसान आगे और उसके साथ में व्यापारी आ गया, उसने ले लिया, तो उसको आप रजिस्टर्ड करवा देंगे एजेंसी से। एजेंसी की नॉमिनल फीस होती है, गवर्नमेंट एजेंसी उसको फीस मिल जाती है। फीस होने के बाद वहाँ पर समय समय पर इंस्पेक्शन होता है, जमीन से लेकर प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन होता है, फिर उसमें मालूम होता है कि कितने परसेंट ये ऑर्गेनिक है। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, कितने परसेंट ऑर्गेनिक है। क्यों? क्योंकि वो जमीन रासायनिक रही है आपकी, कुछ तो अंश जाएगा ना। 100% ऑर्गेनिक तो आ ही नहीं सकता पहले बार में। या तो हम जैविक पुरातन समय से बोते हैं, कभी रासायनिक बोया ही नहीं है, तब हम उसको 100%। तो हमारा ये है कि उसमें ये लिखा जाए उत्पाद में कि 18%, 20%, 25%, 30%, 70%। ये एक नॉर्म्स गवर्नमेंट का होता है, नहीं होता भी है, वो लिखते भी हैं। जैसे 100% वेज लिखते हैं, वो आजकल वेज कुछ नहीं होता 100% वेज लिखते हैं और वेज होता ही नहीं है। घी में लिखते हैं 100% वेज, कहाँ चर्बी का। सब अच्छे लोग, अब नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत अच्छे लोग बेचते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। 550 रुपए किलो में गाय का घी, सवाल ही नहीं उठता। तो ये इस तरह से एजेंसी से हम कॉन्टेक्ट करके अप्रूव करा सकते हैं। दूसरा एक तरीका ये है कि अगर हम एजेंसीज के चक्कर में या गवर्नमेंट के इसमें नहीं आना, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी देखिए जैविक कृषि पे बहुत ज्यादा कर रखा है कि जैविक उत्पाद होना चाहिए। और चूंकि जैविक उत्पाद गवर्नमेंट के मार्फत ना उठाकर अगर हम खुद निजी स्तर पर करना चाहें
तो उसके लिए आपको किसानों को कॉन्फिडेंस में लेकर आपको तैयार करना पड़ेगा। आपको फील्ड पे जाकर इंस्पेक्शन वगैरह जैसे एजेंसीज करती हैं वैसे करके, और जब आप प्रोडक्ट तैयार करें तो उस प्रोडक्ट पे बार कोडिंग के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डाल दें। कस्टमर अगर चाहे तो उस बार कोडिंग से ट्रेस करके उस किसान तक पहुंच के पूछ सकता है, बात कर सकता है कि ये जैविक है। ये एक तरीका है इसका। दो तरीके हैं। एक सवाल मेरा और रहेगा पंकज जी कि ठीक है, हमने बात कर ली, जैविक उगाना शुरू भी कर दिया, अब बीज का क्या होगा? आपको बीज अगर लेना है, उसको अगर बहुत सारी और चीज़ें बच गई, इसमें खाद बच गई है, उसका क्या वो क्या करेगा? तो उसमें और अगर वो जैविक खेती करना चाहता है तो उसके अलावा उसको क्या क्या चीज़ों को अपनाना पड़ेगा इसकी जैविक खेती उसकी संपूर्ण बने? विवेक जी, देखिए बीज का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अभी मैंने बीच में हाइब्रिड बीजों का भी रखा था। ये जितने भी विदेशी जो आए ना, कॉर्पोरेट घराने आए हैं, जिन्होंने इंडियन घरानों से कोलैबोरेशन करके काम किया है, इन्होंने हमारे देसी बीजों को हटा के खत्म करके हाइब्रिड बीजों को, हाइब्रिड बीज का मतलब ये होता है कि उनको लैब में तैयार किया जाता है। देखिए, प्रकृति की कोई भी चीज में छेड़छाड़ वो गलत है। तो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम अपने बीज को प्रिजर्व करें। देसी बीज हम लेकर आए, आज भी देसी बीज हैं, लेकिन वो चूंकि बोए नहीं गए, प्रिजर्व नहीं करे गए, इसलिए जो है उसका उत्पाद, आप समझ रहे होंगे कि जब कोई चीज आप बोएंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो उसका उत्पादन घट जाता है हमेशा। तो उसका संवर्धन संरक्षण आज भी बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे किसानों के पते हैं, बहुत सारे एजेंसी ऐसी हैं जो बीजों को प्रिजर्व कर रही हैं, देसी बीजों को। तो देसी बीज जो प्रिजर्व कर रहे हैं लोग, बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत समाज सेवी एनजीओ काम कर रही हैं इस पे। हम जगह जगह संस्थान है जहाँ पे हमको देसी बीज मिल सकते हैं। हम उन देसी बीज को कलेक्ट करके और पहली बार में बो के उसके बाद से हम उसका खुद संरक्षण, मार्केट पे कोई भी अवलंबन नहीं चाहिए। ये मुख्य जरूरी चीज है। मार्केट पे हमें कोई भी अवलंबन नहीं चाहिए। इवन हमें अगर कीटनाशक बनाना है तो आपके घर में गाय है, गोमूत्र और नीम और ये सारी चीजें मिला के नहीं, आप खाद बनानी है, आपको केचुए बताइए हमको पैदा कराने पड़ रहे हैं। केचुए तो आज मतलब हंसी वाली बात है कि केचुए जो है हमेशा रहते थे जमीन में, तो जमीन में तो माइक्रोबियल एक्टिविटी खत्म हो गई और सारा का सारा क्या कहते हैं कीटनाशक चला गया, तो केचुए वहां पर पैदा नहीं हो पाता। हमको केचुए अलग पैदा करते हैं और उसके बाद उसमें डालते हैं। तो ये स्थिति आ गई, तो ये स्थिति आ गई। तो अब उसके लिए फाइट ही करना पड़ेगा हमको कि अब हमको जो जैसे ये है, जो ये केचुए की खाद है और ये घूरे वाली खाद है, सब इन सब खाद को तैयार करके हमको जमीन में उसको शोधन करना पड़ेगा, जमीन को सही करना पड़ेगा। और खाद जो है, जो आप बात कर रहे हैं खाद का, खाद तो देखिए हम घर में ही बनाते हैं। हमारे किसान जो है, हमारे यहाँ टेक्निक इतनी अच्छी है, प्राचीन टेक्निक अच्छी है कि घर में जहाँ गोबर इकट्ठा करते रहते हैं वहाँ खाद अपने आप बन जाती है। अपने केचुए अपने आप उसमें आ जाते हैं, वही उठा के डाल देते हैं। अब बशर्ते ये हो गया है कि अब लोग पास जानवर नहीं है, बाहर से ट्राली खाद आती है, तो उसके लिए हमको गाय पालनी पड़ेगी, बैल पालने पड़ेंगे। गाय पालेंगे आपका दूध मिलेगा, बैल पालेंगे आपका ट्रैक्टर का काम करेगा वो, ये हमें करना पड़ेगा। और ये किसान को खुद करना पड़ेगा। ये जो नए लड़के जो बहुत सारे लोग हैं जो आईआईटी पास आउट हैं, ये पास आउट हैं, अपना कृषि कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, उनका विजन अच्छा है। लेकिन विवेक जी, एक चीज थोड़ा सा हमको ये डाउट होता है कि उनका विजन जमीन सुधार और गांव की व्यवस्था और किसानों को सुधार अगर हो तो अच्छी बात है। अगर कहीं उनका विजन ये हो कि हम ये जैविक उगा के और अच्छा पैसा कमाएंगे, तो ये थोड़ा सा अभी हमको ये लगता है, लोग आ रहे हैं इसमें, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि स्कोप है। हमने अभी बोला ना कि वातावरण बना हुआ है, वातावरण बना हुआ है, बेचने की दिक्कत नहीं, दिक्कत उत्पादन की है। तो किसान रिस्क नहीं लेगा, किसानों को हमेशा धोखा हुआ है। किसानों को हमेशा इन कॉर्पोरेट के लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं, जो चिप्स वगैरह बनाती, मैं नाम नहीं लूंगा, चिप्स वगैरह बनाती हैं, जो किसानों से उगाती हैं और औने पौने दाम में जो है उनको देती हैं बेचारों को। पता चला 1 एकड़ का दिया प्रोग्राम और उनका आलू का क्या है कि सपोज करिए कि आप बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रहे हैं, 20 रुपए किलो में किसान से तय हुआ, ठीक है, चिप्स की कंपनी है,
तय किए 20 रुपए किलो के हिसाब से। चिप्स की कंपनी ने कहा ठीक है, सब सारी चीजें हो गई। अब पता चला कि आलू हो गया सस्ता 10 रुपए किलो। किसान के पास गए, बोले भाई साहब अब तो आपको 10 में देना पड़ेगा हमको। हम बोले हाँ 20 रुपए किलो आपसे तय है। बोले नहीं 10 में देना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये आलू खराब है। ये एजेंसीज गवर्नमेंट के एजेंसीज बनी हैं जो ये सब चेक करती हैं। वो सब सिस्टम ऐसा है कि किसान उसी तरह से, अब उसने 20 रुपए किलो उगाया और आलू का रेट हो गया 10 रुपए किलो। उस समय तो उसका 20 ही रुपए किलो था, लागत तो उसकी 20 रुपए किलो के हिसाब से हुई। इस समय 10 रुपए किलो हो गया, लेकिन वो जो कॉर्पोरेट वाला बैठा हुआ है उसने 10 में, नुकसान कितना का हुआ किसान का? 10 रुपए का हो गया ना 1 किलो का। तो किसान तो हमेशा घाटे में रहता है, इसलिए किसानों को तैयार करना बड़ा मुश्किल है। किसानों को हमेशा ठगा गया है, कभी नेताओं ने ठगा है, कभी कॉर्पोरेट हाउसेस ने ठगा है, ये दोनों लोगों ने ठगा, कभी मंडी समिति वालों ने ठगा है। खड़ा रहता है बेचारा 24 घंटे, 4 दिन लाइन में लगा रहता है और कोई एंट्री नहीं मिलती उसको। पता है सब ये विडंबना है। इसीलिए तो किसान चाहता है कि भैया हमारा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको किसान को तैयार करना पड़ेगा और उसके लिए हमको मंडी समितियां बनानी पड़ेंगी और ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पर सब जाके काम करना पड़ेगा। और बेसिकली जो है गांव में जो ये कृषि सहायक बनाने पड़ेंगे गांव में, कि 10 किसानों की समिति है, उसमें एक कृषि सहायक बना दिया जो सारी चीज़ों को, जिसको हम प्रॉपर ट्रेनिंग दें जैविक की, वो जाके गांव में ट्रेनिंग दे। इस स्तर तक जब काम करेंगे, जब उस अंतिम किसान तक हम पहुंचेंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे और कहेंगे कि तुम्हें भैया जो 40 रुपये फायदा हो रहा है ना, वही फायदा। किसान इससे अधिक नहीं चाहता, इससे अधिक नहीं चाहता है। ये नहीं चाहता है कि वो टाटा बिरला अंबानी बन जाए, बिल्कुल नहीं चाहता। उसका मूल्य मिल जाए, कीमत उसका वो 40 रुपए जो बेचारा कमा रहा था वो उसको मिल जाए, ये इतना ही चाहता है। तो किसान से उठाए, किसान सीधे बेचे। ये सब चीजें जो हो रही है राजनीति, कहीं ना कहीं उसमें ये सब चीजें हैं जो चल रहा है। तो इसके लिए क्या किसान को खुद कदम उठाना होगा कि नहीं? किसान को क्या, वो तो सरकार भी उठा रही है। नहीं उठा तो नहीं, सरकार उठा रही है, सरकार किसानों के हित में उठा रही है। अब चूंकि ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे नहीं दे सकते हैं क्योंकि किसी उसका विरोध या वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी कदम सरकार उठा रही है, चाहे उठाएगी, वो किसानों के हित में ही है। नहीं वो बात सही। और लोगों की अगर डिमांड बढ़ती जैविक की तो किसान को, किसान सीधे बेच सकता है ना। किसान को नहीं पता है कि 2 और 2 4 होता है। किसान को बुरा भाग नहीं आता है कि किसान के पास साधन नहीं कि वहां तक पहुंचा देगा, सब मालूम है किसान को। आप कौन होते हो बीच में घुसने वाले, जो 50 रुपए का 5,000 रुपए लेके किसान को 50 रुपए दोगे? क्यों नहीं किसान को 5,000 रुपए मिलता है भाई? मिलना चाहिए उसको मिलना। क्या वो हकदार नहीं हो 5,000 का? बिल्कुल। ये सब किसानों को कॉन्फिडेंस देना। आपसे इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल पूछता हूँ कि जो हम जैविक खेती कर रहे हैं, मान लीजिए किसान का बिकना भी शुरू हो गया, अब किसान क्या उसमें और एडिशनल जोड़े? उसमें अग्निहोत्र भी एक पहलू आता है, तो उसमें और किसान अग्निहोत्र को जोड़कर अपनी जैविक खेती में क्या इजाफा कर सकता है? कैसे वो अपने आप को, वो अपने परिवार के स्वास्थ्य को बढ़ते स्तर पर रख सकता है? इस बारे में थोड़ा सा बताइए। विवेक जी, पिछले टाक्सों में मैंने यही बोला था कि जो अग्निहोत्र के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से खेती है, मैंने उस टाक्स में भी बोला था कि पौधा जो है सिर्फ 5% जमीन से लेता है, 95% वायुमंडल से लेता है। और वायुमंडल से सही चीज कैसे ले, वो अग्निहोत्र के थ्रू होगा। ये मैंने पहले, हम 5% की ही बात कर रहे हैं अभी जैविक कृषि, 95% की बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पर जब अग्निहोत्र खेत में करेंगे ना, तो हमारा 95% पूरा होगा। तो 5% जो हमारा यहाँ नीचे से ले रहे हैं, अगर हम 95% वातावरण से ले लेंगे तो हमारा जो है 100% ऑर्गेनिक हो जाएगा। तो अग्निहोत्र जब किसान खेत में करेगा तो उसका असर अलग होगा। वातावरण पे प्रभाव पड़ेगा, उसके मन पे प्रभाव पड़ेगा और फसलों पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो अग्निहोत्र से आप वातावरण शुद्ध कर सकते हो, जिससे जैसे हम हैं, जैसे हमारी एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, वैसे पौधों की होती है। जैसे हम सांस लेते हैं वैसे पौधे सांस लेते हैं। उनको भी वातावरण चाहिए, हमको भी वातावरण चाहिए। तो वातावरण हम दोनों को कैसे चाहिए, उसकी बैलेंसिंग करता है ये अग्निहोत्र।
वातावरण दोनों को कैसे चाहिए इसकी बैलेंसिंग करता है अग्निहोत्र। तो अग्निहोत्र तो कंपलसरी है, और अन्नदाता के हाथ में अगर हम अग्निहोत्र देते हैं और अगर उसने चालू कर दिया तो सही जगह पे अग्निहोत्र पहुंच गया, क्योंकि साइकिल वहीं से स्टार्ट है, जो चक्र वहीं से शुरू होता है, चक्र वहीं से चालू है। अगर वो सही हाथों में पहुंच जाएगा तो वहां से जो चीज आएगी ना सही, जैसा अन्न वैसा मन वैसी सोच, ईट हेल्दी, एक से जुड़े हुए हैं सब चीजें, शुरुआत वहीं से। तो सिंपल सी बात है कि अग्निहोत्र का बहुत रोल है उनके उसमें। और अभी हम पिछले टॉक्स में बोला था, अभी भी बोल रहे हैं कि हमारा कुछ ऐसा चल रहा है जो अभी सामने आएगा, तो उसमें अग्निहोत्र का अपना अग्निहोत्र कृषि का, जैविक कृषि हमने उसको नाम ही नहीं, अग्निहोत्र कृषि का ही नाम दिया है। और यज्ञों के माध्यम से खेती, और यज्ञ के माध्यम से सुबह शाम खेत पे अग्निहोत्र करेगा, उससे वातावरण शुद्ध होगा, उससे उपज पे प्रभाव पड़ेगा। और इसके बहुत सारे रिसर्च किए जा चुके हैं जो पब्लिश्ड हैं, और ये ऐसा कुछ नहीं है कि आज से नया, ये समय से चला आ रहा है प्राचीन। इसलिए मैंने कहा कि जैविक कृषि हमने जानबूझ, अरे जैविक कृषि तो आज के लोगों ने जैसे रासायनिक कृषि वैसे जैविक कृषि, अरे ये तो हमारी प्राचीन पद्धति है भैया, जो हमने पूरे विश्व को दी रखी है। ये तो कॉर्पोरेट घराने वो केमिकल और दुनिया धमाका निकाल के अपना जो है उल्लू सीधा करने के लिए उन्होंने कर दिया। तो जैविक कृषि हमारी यही यज्ञ के माध्यम से खेती, यही है। और है क्या हमारा? कुछ नहीं। और हमारा इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, वातावरण भी शुद्ध होगा और उपज भी अच्छी मिलेगी। बस इंश्योर इतना करना है कि हमारे किसानों को मूल्य पूरा मिले, इंश्योर किसानों को कॉन्फिडेंस भी लेना है कि सरकारें अपना काम कर रही हैं उसमें। तो आज की चर्चा में हम लोगों ने सुना कि किस तरह से पूरी दुनिया किसान पे टिकी हुई है। किसानी अगर हमारी समृद्ध होती है, किसानी अगर में हमारी खुशहाल होती है, हमारे किसान अगर अग्निहोत्र शुरू करते हैं, हमारे किसान जैविक खेती करने का मन बनाते हैं, ठानते हैं, तो ये हमारा पूरा समाज बदलेगा। और आज जो भी कुरीतियाँ चल रही हैं, जो भी मन के विचार बदले हुए हैं, जो भी मन में जो द्वेष है, जो भी एक दूसरे के प्रति गलत भावना है, ये सारी हमारे खान पान पर डिपेंड है। हमारा खान पान सुधरेगा तो ऑटोमेटिक सब चीज़ों पे लगाम लगेगी, और निश्चित रूप से जो समाज की कल्पना जो हमारे पुरखों ने, पहले के लोगों ने की हुई है, वो साकार होगी। अगर किसान बदलता है तो किसान को बदलना बहुत ज़रूरी है। वो किसान तभी बदलेगा जब उसको बदलने का माहौल मिलेगा। तो ये चर्चा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।